हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। जैसा कि यहाँ पर डे हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी के थ्योरी और उससे संबंधित क्वेश्चनों को। तो आज उसी की सीरीज में हम एक महत्वपूर्ण थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग। जैसा कि ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, इसके बारे में आपने कई जगहों पर पढ़ा होगा। तो इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया है जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये किसी भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण थ्योरी है, क्योंकि इससे संबंधित हर एक टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसके एक ही वीडियो में हम कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में जितने भी इनके कॉन्सेप्ट हैं उनसे संबंधित हर एक क्वेश्चनों को यहाँ पर भी साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग कौन थे और उन्होंने अपनी थ्योरी क्यों दी है। ठीक है, और एग्जाम में ये हमारे लिए एक शिक्षा कह सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। ठीक, तो मैं अरुणा चौधरी आपको फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर डे साइकोलॉजी की थ्योरी और उससे संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग कौन थे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आपने एक साइकोलॉजिस्ट जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे, उसके बारे में जरूर सुना होगा। तो जब उन्होंने अपना एक थ्योरी दी थी नैतिक विकास की, तो नैतिक विकास की थ्योरी देने के बाद में लॉरेंस कोहलबर्ग जो कि शिकागो से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने उस टाइम पर जब ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसरी के दौरान जब ये पीएचडी कर रहे थे तो इन्होंने एक कह सकते हैं कि टॉपिक को स्टडी किया, और जिसमें इन्होंने पियाजे की थ्योरी को पढ़ा, तो नैतिक विकास की थ्योरी को पढ़ा। तो इन्होंने देखा कि जो इन्होंने पियाजे ने थ्योरी दी है वो काफी मतलब उसमें इन्होंने कमियां देखी, और उसकी आलोचना के संदर्भ में फिर इन्होंने अपना जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो जिस सिद्धांत से ये काफी फेमस हुए, इनको बहुत जाना गया और इनके सिद्धांत को काफी मान्यता दी गई। अगर इनके जन्म की बात करें कहाँ से ये बिलोंग करते थे, जो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो 1927, और इनके इनका जो कह सकते हैं कि जो इनका डेथ हो गया था वो एक मिसफॉर्चून इनके साथ में हो गया था कि ये एक काफी ऐसी बीमारी से ग्रसित थे कि बाद में आकर इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया परेशान होकर उस बीमारी से। तो उसके लिए हम कहेंगे कि हमारी मतलब इनके प्रति एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। तो हमारे बीच में अब कोहलबर्ग नहीं है, लेकिन उनकी थ्योरी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, और जब तक ये शिक्षा विभाग रहेगा, जब तक टीचिंग विभाग रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि एजुकेशन रहेगी, तब तक हम इनकी थ्योरी को पढ़ते रहेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके हर एक प्रोस्पेक्टिव को समझते हुए चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आप अभी तक समझ पाए होंगे कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे जो इन्होंने थ्योरी दी थी कि इसके बारे में सबसे पहले इनका परिचय लेंगे कि कोहलबर्ग कौन थे। ठीक है, तो चलिए, कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जैसे कि मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ यहाँ पर। तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पर यूपी टेट में तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, डायरेक्ट आता है। सी टेट में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते। सी टेट में थोड़ा इनका जो है लेवल हाई कर दिया जाता है, कि जो है कह सकते हैं कि पेडागोजिकल क्वेश्चन इस थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो कोहलबर्ग कौन थे? एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप आंसर पियाजे नहीं दोगे, क्योंकि उनकी ये थ्योरी इतनी फेमस नहीं हुई थी। कि जो आलोचना इन्होंने की थी, कोहलबर्ग ने की थी, तब इनके इस नाम से थ्योरी ये फेमस हुई है। तो आंसर आपको क्या देना है? अगर आपसे पूछा जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। फिर बात करेंगे कि भाई नैतिकता क्या होती है और नैतिक रीजनिंग क्या होती है, जिन्होंने इनकी अपने थ्योरी में बात की है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तभी आप हर एक क्वेश्चन का आंसर ले पाओगे। ओके, तो इन्होंने बच्चों में नैतिकता और नैतिक तर्क यानी कि रीजनिंग तर्कना को विकसित करने पर बल दिया है। अब नैतिकता क्या होती है, नैतिक रीजनिंग क्या होती है, ये हम आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे संबंधित हर एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, नैतिक विकास सबसे पहले समझेंगे कि नैतिक विकास क्या होता है ना।
तो नैतिक विकास यहाँ पर इन्होंने समझाया है अपने शब्दों में कि नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही एवं गलत नैतिकता के बीच अंतर विकसित करते हैं और दोनों के बीच तर्क लगाते हैं। देखो, आप भी कोई काम करते होंगे, जब छोटे थे, आप बड़े हो गए हो, अभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता है ना कि वो कितना सही है कितना गलत है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक नैतिकता होती है। क्यों? आप सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप कोई भी काम करते हो अच्छाई का, भलाई का, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोई नैतिकता छुपी होती है। और अगर आप कोई भी काम नैतिकता के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी दंड से बचने के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी दोष से बचने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जरूर आप रीजनिंग लगाते हैं, जरूर आप तर्क लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आपने समझा कि नैतिक विकास क्या है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो अब आगे इसमें इसकी थ्योरी को आगे डिस्कस यहाँ पर करेंगे। एक सेकंड के लिए मैं होल्ड। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया कि नैतिक विकास क्या है। अब देखिए, इसके काफी इंपोर्टेंट जो इन्होंने टर्म्स समझाए, जिससे संबंधित हर बार आपके सी टेट में, आपके डी ट्रिपल एस बी में, आपके यूपी टेट में, आपके सुपर टेट में भी जो कभी है, उम्मीद जताई जा रही है, तो इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो टर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये स्टडी कर रहे थे, तो देखो भाई, इन्होंने वहां पर 72 बच्चे कुछ ऐसे लिए जिनके बेस इन्होंने स्टडी की। तो अलग अलग एज के बच्चे थे। कोई कह सकते हैं कि 4 से 10 साल का था, 10 से 13 साल का था, इस तरीके से बनाए। ठीक है, और कोई 13 से ऊपर का था। ठीक, के सामने इन्होंने एक डायलिमा दी। डायलिमा यानी कि एक प्रॉब्लम दी, एक दुविधा दी कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई समस्या में तुम जाते हो, तो क्या निर्णय लोगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इन्होंने एक फेमस स्टोरी, जो आगे हम यहाँ पर देखेंगे, एक फेमस स्टोरी, हिंज की स्टोरी, जो आप भी जानते हैं, तो इन्होंने उठाया और बच्चों के सामने सुनाया। अलग अलग एज के बच्चों से फिर उन्होंने प्रतिक्रिया ली कि हर एक बच्चा किस प्रकार का रेस्पॉन्स कर रहा है। तो बच्चों के सामने उस टाइम पर जो इन्होंने स्टोरी सुनाई, एक तरह से कह सकते हैं कि एक कहानी प्रस्तुत की, तो एक बच्चों के लिए डायलेमा था, यानी कि नैतिक दुविधा कह सकते हैं। तो बच्चों के सामने जो 70 बच्चे बच्चों की इन्होंने स्टडी की, उसके सामने एक नैतिक दुविधा रखी। ठीक है, जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में क्या कहेंगे, मोरल डायलेमा कहेंगे। ठीक, उसके बाद में बच्चों के सामने ये ऑप्शन वाली, जो मतलब कह सकते हैं कि स्टोरी में आपने जो हिंदी अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें क्या था कि बच्चों के सामने दो ऐसे कह सकते हैं कि सही और गलत के रास्ते थे, जो जिसमें से या तो सही चुन सकते थे या फिर गलत सुन सकते थे। जब ऐसी सिचुएशन में किसी भी इंसान को डाला जाता है, तो वो तर्कना तो करता ही है ना, तो दिमाग तो लगाता ही है, तो जिसे कहा गया मोरल। ठीक, यानी कि एक को चुनना है। जब आप उस दुविधा के संबंध में तो मतलब नैतिक तर्कना कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो वो क्या है, वो आपकी मोरल डायलेमा कहलाएगी, वो नैतिक दुविधा कहलाएगी। लेकिन अगर आपको फाइनली जब आप उसमें से एक को चुन लेते हैं, चाहे फिर वो गलत है, वो कहलाती है आपकी नैतिक तर्कना। ठीक है, बात क्लियर हुई। देखिए, नैतिक दुविधा यानी कि जब हम सही और गलत काम को चुनने में संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो यह नैतिक दुविधा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, सही और गलत के पर्सन के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई भाई। ठीक है, नैतिक तर्कना किसको कहेंगे? नैतिक तर्कना किसको कहा गया कि सही और गलत पर्सन के बारे में से एक को चुनना। जब आप दोनों में से एक को चुन लेते हैं, तो उसको क्या कहा गया? नैतिक तर्कना कहलाएगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, चलिए माफी चाहेंगे, थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर हुआ। तो देखो, हम यहाँ पर समझ रहे थे कि हिंस की थ्योरी, हिंस की स्टोरी क्या है, जो 72 बच्चे यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किए थे, और जो एक तरह की उनको स्टोरी सुनाई गई। तो वो स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी, देखो, एक हिंस नामक व्यक्ति था, जैसे कि यहाँ पर कोहलबर्ग बताते हैं। अब की थ्योरी कर रहे हैं, तो कोहलबर्ग बताते हैं कि एक हिंज नामक व्यक्ति है, जिसकी पत्नी एक ऐसी डिजीज से ग्रसित है, जो कह सकते हैं कि क्यूरेबल नहीं है, और उसको लाइक मतलब कैंसर कह सकते हैं कि, ठीक है, एक ऐसी बीमारी है। उसकी पत्नी की जो बीमारी जो दवाई थी, वो ऐसी मतलब जो केमिस्ट है उसके पास में गई है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, केमिस्ट काफी हाई कॉस्ट दे रहा है।
अब हिंज के पास इतना पैसा है नहीं, जब इतना पैसा है नहीं तो उसको परचेज कर सकते। अब वो दुविधा में आ गया। अब वो ये सोच रहा है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं, कि मेरी पत्नी को बचाने के लिए मेरे पास तो इनफ पैसा है नहीं, ठीक, तो मैं कॉस्ट नहीं दे सकता। अब फार्मिस्ट भी ये बोल रहा है कि मैंने तो इतनी मेहनत से इस दवाई को बनाया है, मैं मानवता के चलते भी इसको नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि ये दवाई मार्केट में आ जाएगी तो मेरा लॉस होगा। अब फिर यहाँ पर जो है हिंज आ गया प्रॉब्लम में, यानी कि डायलेमा में। के सामने अब दो ऑप्शन थे। ऑप्शन कौन 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 से दो ऑप्शन? एक तो वो ये कि या तो वो चोरी कर ले, ठीक है, अपनी जो है पत्नी को दवाई दे दे तो दवाई बच जाए, जो है दवाई कह सकते हैं कि पत्नी बच जाएगी और उसको पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। ऑप्शन ये था कि वो चोरी ना करे और अपनी पत्नी को मरने दे, ठीक। तो अब सही तो ये था कि उसकी पत्नी बचनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक गलत नैतिकता छिपी हुई है कि उसे चोरी करनी पड़ेगी उसे। और दूसरा यहाँ पर देखें तो दूसरा ये कि जो कानून कहते हैं, जो रेगुलेशन है, रूल है, तो ये कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो अब वो दुविधा में आ गया। अब जब दुविधा में आ गया तो पत्नी ज्यादा जरूरी है कि कह सकते हैं कि अपने आप को बचाना ज्यादा जरूरी है? पैसा ही नहीं है तो सीधी सी बात है, उसने कहा कि फाइनली मैं जो है चोरी कर लेता हूँ। वो चोरी ही करता है, चोरी करता है तो अपनी दवाई को चोरी करके अपनी पत्नी को देता है, वो पत्नी बच जाती है, वो भाई साहब चले जाते हैं जेल, ठीक है। तो ये जो दुविधा यहाँ पर इस दुविधा को दिखाया गया है हिंज की, नाम दिया गया है क्या? हिंज वो नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डायलेमा। फाइनली उसने जो चुना कि मुझे चोरी करनी है, गलत और सही में से एक बात को उसने चुना, उसे कहा जाता है, उसे कहा है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कना, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको क्लियर हुई। अब इससे संबंधित क्वेश्चनों को यहाँ पर समझेंगे, आपने क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो देखो, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा है एलिजाबेथ हरलोक और फोर्थ है लेवाइगोत्स्की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर लेना है, तो आंसर हो जाएगा आपका लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, सिर्फ बाकी थ्योरी को आगे समझेंगे, ठीक है, ताकि साथ साथ में क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत पर्सन के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया, ये रहा, देखो शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो नैतिक दुविधा, या फिर सहयोग की नैतिकता, या फिर नैतिक तर्कना, या फिर नैतिक यथार्थवाद, ये कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका लेवल देखो क्वेश्चन का क्या है। तो आपको चूक नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत पर्सन के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को आप क्या कहोगे? नैतिक तर्कना कहोगे या फिर नैतिक दुविधा कहोगे? क्या कहोगे? नैतिक यानी कि मोरल डायलेमा, यानी कि नैतिक दुविधा, क्या कहोगे? नैतिक दुविधा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर, हाइंज की जो दुविधा थी वो समझ गए है ना, तो बच्चों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी, जिस लेवल के बच्चे थे, जिस एज के बच्चे, तो बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास के विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? तो नैतिक विकास की, या फिर सामाजिक विकास की, या फिर मनोवैज्ञानिक विकास की, या फिर व्यक्तिगत विकास की। चार ऑप्शन है। अभी तक क्लियर हो गया होगा हम किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं, किसने यहाँ पर अवस्थाओं, 6 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक अवस्थाओं के 6 चरणों में समझाया है कि जो बच्चों ने प्रतिक्रिया दी थी की कहानी सुनने के बाद में। क्लियर हुआ ये भी क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर समझेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि इन्होंने जो बच्चों को कहानी सुनाई थी और अपना सिद्धांत दिया था, तो वो 6 चरणीय था, ये सीधे सीधे यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है। अब लेकिन इसमें कुछ लेवल थे, लेवल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेवल कितने थे, स्टेज कितने, लेवल कितने थे, इसके तीन लेवल को अपने सिद्धांत में बताया। कोहलबर्ग के नैतिकता को 3 स्तर में विभाजित किया गया था। तो कौन कौन से स्तर थे? एक तो आपको सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, दूसरा इनकी स्टेज क्लियर होना चाहिए कि कौन सी स्टेज थी,
4 से 10, 10 से 13 और 13 से ऊपर के जो बच्चे थे कौन सी स्टेज से कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो पहली स्टेज थी वो थी प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे कहा गया, मैं आपको एक मतलब कहूंगी कि आप इसे इंग्लिश में ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में कई बार इसके जो टर्म्स होते हैं चेंज कर दिया जाता है, फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप सीधे सीधे तौर पर ये याद रखोगे कि प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो ये, तो देखो अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा कि लेवल कितने हैं यहाँ पर। लेवल से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो लेवल आपको बताने हैं 3, और इनकी क्योंकि सब स्टेज होती है, हर एक लेवल की दो दो स्टेज होती है, तो जब स्टेज से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर देना है 6, क्योंकि इसमें 6 चरणीय जो है सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता यानी कि प्री कन्वेंशनल, रूढ़िगत नैतिकता यानी कि कन्वेंशनल लेवल, और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसकी एज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे मूव करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से सिक्वेंसली यहाँ पर हर एक एज में जो कह सकते हैं कि जो लेवल है, लेवल की जो स्टेज होती है उसमें किस प्रकार से, जैसे कि 72 बच्चे लिए थे, तो जैसा कि पहला लेवल था जिसपे 4 से 10 तक की एज के बच्चे थे, तो उन्होंने ये कहानी सुनने के बाद में अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, है ना। के लिए नैतिकता का कह सकते हैं कि नैतिकता क्या थी, ये यहाँ पर प्रतिक्रिया के हम समझेंगे। तो देखो, पहला जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, इसमें सीधे तौर पर होता क्या है कि बच्चों को जो माता पिता, जो पेरेंट्स, जो टीचर सिखाते हैं उसके लिए वही नैतिकता होती है। अगर उनको बोल दिया गया कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो पाप है, वो चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर वो चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो पीछे रीजन क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो होता है रीजन वो होता है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबिडेंस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है, अगर इस स्टेज में बच्चा नैतिकता को फॉलो करता है तो उसके सीधे सीधे पीछे रीजन होता है कि वो दंड से बचना चाहता है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की, या फिर कह सकते हैं अपने टीचर की आज्ञा का पालन करता है। दूसरा रीजन क्या होता है, उसके लिए क्या नैतिकता होती है, दूसरा रीजन होता है कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड द एक्सचेंज। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इस स्टेज का जो बच्चा होता है वो सीधे तौर पर अगर किसी नैतिकता की बात को फॉलो करता है ताकि उसे बदले में कुछ ना कुछ एक्सचेंज में कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा, और वो इस जो ये लेवल है ये व्यक्तित्व विनिमय की स्टेज होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा किसी भी अच्छी बात को मानने के लिए तैयार होता है तो वो इससे हो जाता है कि हाँ ठीक है, उसे बदले में कुछ ना कुछ है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, अगर आप उनसे कुछ करवाने के लिए बोलते हैं तो आप उस एक्सचेंज में ही बोलते हैं कि आपको चॉकलेट मिलेगी, और वो फटाक से उस काम को कर देता है। तो यही रीजन होता है कि अगर वो अच्छे काम को, अगर आप बच्चों में नैतिकता का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कारण स्कोर पर ये कहते हैं कि इस स्टेज के बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी नैतिकता को फॉलो करते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्टेज होती है अगर आप बच्चों में नैतिकता का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, और ये टिट फॉर टैट इसको बोलते हैं, क्योंकि जैसे को तैसा, अगर आप बच्चे से कुछ करवाना चाहते हैं तो उसे बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात मानेगा, तभी किसी नैतिकता को। तो यहाँ इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहले स्टेज में कह सकते हैं कि उसको सही और गलत का कोई अंदाजा नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, दूसरी स्टेज समझेंगे यहाँ पर। देखो, इससे संबंधित क्वेश्चनों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि साथ साथ में क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे तो एक पूरा सेटअप आपके माइंड में बन जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास में कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्य का अंतरीकरण यानी कि अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता, और बालक नैतिक तर्क जो होता है बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो बच्चे में नैतिकता का गुण होता है वो बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, वो पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल, परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल, पश्चिम परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। तो अभी तो हमने समझा वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा पुरस्कार एवं दंड से बचने के लिए अपनी नैतिकता को फॉलो करता है, किसी भी अच्छे काम को करता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, होलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक, क्लियर हुआ क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन है ये, यहाँ पर देखो, ये भी कई बार यहाँ पर सीटेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो बच्चे होते हैं, बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। फिर से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया गया है। देखो, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है। तो वो कौन सा स्तर है जिसमें बच्चों का जो नैतिक व्यवहार यानी कि नैतिक चिंतन प्रभावित होता है, जिसमें कह सकते हैं कि बच्चा पुरस्कार एवं दंड से बचना चाहता है, तो वो कौन सा स्तर है। पर भी फिर से वही दोबारा से आकर पूछ लिया गया। पूर्व पारंपरिक यानी कि प्री कन्वेंशनल, पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल, या फिर उत्तर पारंपरिक यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यही हमारा आंसर होगा, तो प्री कन्वेंशनल। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे दोबारा से, मतलब दूसरे तरीके से, कि रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी, है ना। वापस रख दी, क्यों? क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। ठीक है, उसने वापस क्यों रखी? क्योंकि इसे सजा मिलने का डर था। कोहलबर्ग के नैतिक स्तर इसमें क्या बताता है कि वो बच्चा कौन सी स्टेज में है, परंपरागत में यानी कि प्री कन्वेंशनल में, या फिर परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल, या फिर उत्तर परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब शायद यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया क्लियर हो गया होगा कि बच्चा सजा से बचना चाहता है, इसलिए तो उसने एक नैतिकता को फॉलो किया, जो पेंसिल वापस रख दी। तो सीधी सी बात है, प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर का पर बच्चा भी है, तो इस तरह का नैतिकता का व्यवहार कर रहा है। ठीक, क्लियर हुई बात। और देखो क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है कि हरियाणा टेट में पूछा गया है, टेट में 2016 में, 2018 में, इस तरीके से रिपीटेशन क्वेश्चन का बार बार हो रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अलग तरह से नेक्स्ट और लास्ट यहाँ इस वाले कौन सा। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए, देखो यहाँ पर क्या है, बच्चा सजा से बचना चाहता है ना, इसीलिए तो वो टाइम से होमवर्क कर लेता है, इसीलिए मम्मी पापा की बात मान लेता है, और इसीलिए कह सकते हैं कि अपने टीचर की बात मानता है। ठीक, तो सजा टालने के लिए नियमों का पालन करता है। तो बच्चा कौन सी स्टेज में है, कौन से चरण में दर्शाता है? प्रथा पूर्व, मैंने आपको बताया था कि हिंदी टर्म क्या होते हैं कि बार बार कह सकते हैं कि काफी पेचीदा बना देते हैं, आपको इंग्लिश में याद रखना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे प्री कन्वेंशनल। ठीक है, अमूर्त क्रियात्मक या फिर प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, या फिर उत्तर प्रथागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल। क्या हो जाएगा हमारा बच्चा है अभी किस में है, वो कन्वेंशनल। तो देखो हमने दो यहाँ पर कह सकते हैं कि तीन लेवल हमने यहाँ पर अभी तक समझे, और लेवल में से फर्स्ट लेवल को हमने क्लियर कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ। हाँ, तो देखो हमने फर्स्ट लेवल को समझ लिया और उसकी फर्स्ट स्टेज को समझ लिया। ठीक है, अब हम दूसरे लेवल को समझ, दूसरा लेवल जिसका नाम है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब जो बच्चे की एज है 10 से ऊपर हो चुकी है, यानी कि 10 से 13 की एज में बच्चा है, इस स्टेज की, इस लेवल के बच्चे की, या फिर कह सकते हैं कि इस एज के बच्चों ने क्या प्रतिक्रिया दी जब कोहलबर्ग ने उनसे पूछा कि हिंज ने ऐसा क्यों किया, या फिर कह सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बच्चों की रही, तो वो कुछ इस प्रकार रही कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं ना, जो 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं, तो अगर वो किसी भी नैतिकता के व्यवहार को फॉलो करते हैं, तो वो उसके पीछे का जो रीजन रहता है, वो एक तो रीजन रहता है कि कौन सा, ये फर्स्ट, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची बनने की उन्मुखता, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, है ना। बच्चा क्या होता है कि अपने माता पिता की नजरों में, अपने पड़ोसी की नजरों में, अपने टीचर की नजरों में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहता है, उनकी उनकी कह सकते हैं प्रशंसा हासिल करना चाहता है ना। ज्यादा से ज्यादा जो कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं जिसको बोलते हैं बड़ाइयाँ बटोरना चाहता है ना। इस वजह से वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, और इस वजह से वो नैतिकता का व्यवहार करता है। तो आपको आपने भी देखा होगा कि जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं, वो एक सीधे से तौर पर अपना टारगेट बना लेते हैं कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, या फिर आना है, मुझे सबसे अच्छा बनकर आना है। भले ही होता क्या है कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो रूल फॉलो करने में। तो इस स्टेज के बच्चे कह सकते हैं कि इस लेवल में क्या होता है कि जो नैतिकता का व्यवहार होता है, वो अभी तक बाह्य ही होता है, यानी कि दूसरों के द्वारा ही थोपा हुआ होता है। तो पेरेंट्स ही बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कह सकते हैं कि अपने स्व विवेक को भी यूज करने लगता है, और उसमें जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कुछ अच्छा करने की, अच्छा बनने की, अच्छा लड़का अच्छे बनने, लड़की बनने की, तो भी यहाँ पर जो है पैदा होने लगती है। ठीक है, इसलिए वो जो है इस तरह के रूल्स को फॉलो करता है। दूसरा रीजन ये होता है कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, जिसे हम कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। आपने देखा कि अगर हम 13 साल के बच्चे को बाइक दे दे, होता क्या है, उसके पिताजी देंगे, सीधी सी बात है। तो वो अगर किसी भी रेड लाइट से गुजर रहा है तो वो जंप नहीं करेगा। क्यों? उसके पीछे एक रीजन कहीं ना कहीं ये छिपे होते हैं। एक तो ये कि अगर एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी भी चोट लग गई, मुझे दोबारा बाइक ना मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा रीजन ये होता है कि वो अच्छा बच्चा बनना चाहता है कि हाँ, मैं क्या है कि अगर रूल बनाए गए हैं ट्रैफिक के कि भाई अगर ये रेड लाइन जंप नहीं करनी है, क्यों? किसी ना किसी का जो है एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं मुझे फॉलो करना। ठीक है, और मैं कभी भी रेड लाइट को जंप नहीं करूँ। ठीक, अगर स्टॉप आ गया तो सीधी बात है स्टॉप। इसी चीज के बच्चे क्या होते हैं कि समाज और सोसाइटी के बनाए जो रूल रेगुलेशन होते हैं करते हैं, एक अच्छा अच्छे बच्चे बनने के एग्जाम्पल सेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसी स्टेज के बच्चे होते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल के बच्चे। ठीक है, तो चलिए इसे क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूंगी, इसमें बच्चे क्या होते हैं कि जो गोल्डन रूल होते हैं उनको सेट करते हैं। गोल्डन रूल की जो एज होती है वो यही एज कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन रूल की एज कौन सी है, तो यही एज होती है, हम कहेंगे कन्वेंशनल। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे हम। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर को हल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। अगर हमें हमने किसी बच्चे को कोई तर्क दिया है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के की विषय वस्तु के किस सोपान में आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, कि आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चे को ये बोला जा रहा है कि आपको ईमानदार इसलिए ताकि आपके पिता आप गर्व करें। ठीक, तो बच्चा तो सीधी सी बात है, उसे तो अपने आप को अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची दिखाना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, या फिर सामाजिक, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, या फिर कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन को समझा जाए, इसकी लैंग्वेज को समझा जाए, तो आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूल। ठीक है, बात क्लियर हुई? है? तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे अगला कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन क्या है कि फातिमा, नाम क्या है? फातिमा तर्क करती है, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको क्या है? ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के कौन से चरण में है? देखो फातिमा को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें। कौन से चरण में है? सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण, या फिर कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की, या फिर दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। तो अभी तो हमने समझा, अगर हमें अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची बननी है, किसकी तरह? अपने माता पिता की तरह, अपने जो है टीचर की तरह, जो भी अच्छा हमारे जीवन में हमें दिखे हम उसकी तरह बनना। सीधी सी बात है, हम अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड लेवल हमने अभी समझा, उसी से संबंधित है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के चरण की विशेषता क्या है? जो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज है उसमें उसकी विशेषता क्या है? कि पारस्परिकता की समझ, या फिर अधिकार का डर और सजा से बचने के लिए, या फिर दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, या फिर कानूनों को बनाए रखना ताकि समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है।
तो जैसा कि हमने समझा उस स्टेज में, तो अगर इस स्टेज का बच्चा होता है वो रेड लाइट को जंप नहीं करता, तो रीजन से नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि कानून की जो व्यवस्था है ना वो बनी रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन से चरण की विशेषता है, तो चरण की विशेषता है ये कि कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। रेड लाइन को जंप और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश, तो ये उसके पीछे कह सकते हैं कि नैतिकता का रीजन है। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए आगे समझेंगे। यहाँ पर हमने दो स्टेज को है, ये लास्ट क्वेश्चन है दूसरी स्टेज का, देखिए आपको क्लियर ही हो जाएगा ना। देखो, हाइंज द्विधा पर ही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है। क्यों? क्योंकि चोरी करना गलत है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही कौन से स्तर पर है? भैया, अगर वो बोल रही है कि चोरी करना, वो जो दवाई की चोरी करना गलत है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि चोरी करना, अब वो चोरी जैसे भी दवाई की हो चाहे पैसों की हो, अब चोरी तो गलत है ना। पारंपरिक दंड आज्ञा पालक अभिनवीकरण है, या फिर पूर्व पारंपरिक पुरस्कार अभिनवीकरण स्टेज में है, या फिर पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण स्टेज में है, या फिर उत्तर पारंपरिक सामाजिक अभिनवीकरण की बात है। उसे पता है कि अगर आज मैं चोरी करूंगी कल तुम करोगे, क्या होगा? एक एक कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। अगर चोरी करना पाप है, चोरी करना एक अपराध है, ये एक नियम बना दिया गया है समाज के लिए, तो सीधी सी बात है किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। तभी तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। तो इस वजह से कौन सी स्टेज में है? पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। क्लियर हुई। तो अभी तक हमने दो लेवल को समझा, संबंधित पेज को समझा, है ना। अब लास्ट लेवल है भी है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं हर बार, पूछे तो हर एक लेवल से जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लेवल ऐसे है इसमें, लेवल है और लास्ट वाला लेवल है। देखो, ये जो थर्ड यहाँ पर लेवल है उसका नाम है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी पोस्ट कन्वेंशन लेवल। अब बच्चा हो गया 13 से ऊपर, जिस प्रकार की कैटेगरी बनाई थी ना बच्चों की, अब बच्चा की जो एज कह सकते हैं कि 13 से ऊपर, अब बच्चे के जो नैतिकता का आधार होगा वो स्वयं विवेक का होगा, यानी कि दुनिया ने, समाज ने क्या रूल रेगुलेशन बनाए हैं या फिर क्या नैतिकता का आधार बताया है, उसके लिए वो नैतिकता नहीं है। नैतिकता उसके लिए वो है जिससे उसे फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे भाई वो किसी एग्जाम के लिए जा रहा है, अपने एग्जाम को है, और पता चला कि रेड लाइट जंप करने से वो लेट हो जाएगा एग्जाम में या फिर पेपर में, बात है वो अपने अपने व्यक्तिगत अपने फायदों को देखेगा या फिर जो है समाज की व्यवस्था बनाए रखने की बात करेगा? नहीं, वो क्या करेगा कि नियम समाज के लिए, यानी कि व्यक्ति समाज के लिए नहीं होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति नियमों के लिए नहीं होना चाहिए, नियम व्यक्ति के लिए होने तरीके से, है ना। तो वो क्या करता है कि अपने नियम खुद बनाता है, अपने एग्जाम्पल खुद सेट करता है। लेवल पर आने के बाद में जो नैतिकता होती है वो सीधी सी बात है वो अपने आप ही बनाता है ना। तो दुनिया में, समाज में क्या रूल रेगुलेशन है वो उनको नहीं मानता, इसी बात है। तो इस स्टेज में जो बच्चा होता है, अगर रेड लाइट जंप पर रुकने से उसको नुकसान हो रहा है तो वो नहीं, पहली बात जिसे कह सकते हैं कि सामाजिक अनुबंध हाँ, तो वो समाज के रूल रेगुलेशन नहीं मानता है, अपने नियम अपने कानून खुद बनाता है। दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, यानी कि ऐसे आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत से नियम बनाए गए हैं, लेकिन इस प्रकार की जो कह सकते हैं हस्ती हुई है, जैसे मदर टेरेसा है, भगत सिंह, इन सब आप जानते हैं, इन्होंने क्या समाज में क्या व्यवस्था होती है, क्या रूल है, उनको कभी सही नहीं माना, और इस वजह से इन्होंने उसका विरोध किया। तो इस स्टेज में जो बच्चा होता है विरोध की और विद्रोह की अवस्था में आ जाता है, तो कह सकते हैं कि नैतिकता को सही हुई उसका विद्रोह करता है और एक नया एग्जाम्पल सेट करता है। ठीक है, तो तक आपको बात क्लियर हो गई कि सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक अनुबंधन से संबंधित, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे अभी तक, है ना। तो चलिए, जब बच्चा कह सकते हैं कि या फिर इंसान या फिर व्यक्ति कह सकते हैं कि अपनी स्वयं की अनुभूति, अपने स्वयं के विवेक से निर्णय लेना शुरू कर देता है, बच्चा कौन से स्टेज में होता है? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में होता है। चलिए इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चनों को समझेंगे।
क्लियर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। अगर कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा होगा तो अभी वो क्लियर हो जाएगा। देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति और व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति के द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, अभी जो हमने समझा है तो उससे संबंधित ही ये क्वेश्चन। तो सामाजिक अनुबंध अभिमुखता या फिर सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था संधारण, या फिर यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। जो सामाजिक स्वीकृति की परवाह नहीं कर रहा है और अपनी स्वयं की अनुभूति स्वयं के द्वारा नियमों को निर्धारित कर रहा है, तो इसी स्टेज में है, तो वो है सामाजिक अनुबंध। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे ज्यादा जरूरी। मानवाधिकार व न्याय सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी। तो भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो, है कौन सी स्टेज में है, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या फिर अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। बात है जो है मानवता की भलाई की बात की है। मानवता की भलाई तो सीधी बात है किसी एक व्यक्ति पर नहीं लागू होगी, तो सभी पर लागू होगी। तो सार्वभौमिक नैतिकता स्टेज की बात कर रहा है। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर नेक्स्ट समझिए, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करेंगे क्योंकि इससे संबंधित अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो वो छूटना नहीं चाहिए। देखो, क्वेश्चन है कि उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। स्टेज लेवल हम पढ़ रहे हैं थर्ड में। दो स्टेज जो होती है, पहली जो कि जिसे कह सकते हैं कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, और दूसरी है सार्वभौमिक अभिविन्यास। ठीक है, जो दूसरा यहाँ पर जो कह सकते हैं कि उस तरह से वो पांचवी स्टेज आएगी, है ना। पांचवी स्टेज से क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। आदर्श पारस्परिकता की समझ, या फिर सामाजिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, या फिर मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है, या फिर विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। अभी तक हमने समझा था कि जो पहले लेवल का बच्चा होता है ना, उसके लिए तो वो एग्जाम वो जो रूल है वो मतलब अपरिवर्तनीय होते हैं, वो कभी भी बदले नहीं जा सकते। जो दूसरे लेवल पर बच्चा होता है 10 से 13 साल का, कह सकता है कि थोड़े से बदले जा सकते हैं, यानी कि अपने फायदे। लेकिन तीसरे स्टेज पर बच्चा आता है, वो समझ जाता है कि हर हाँ जो भी रूल हमें हमारे लिए हितकारी नहीं है जा सकते हैं, वो चेंजेबल। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है समाज में अगर कोई भी अनुबंध, कोई भी कह सकते हैं कि रूल बनाया गया है, तो इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए ताकि उसमें कोई ना कोई लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि हम अपनी कह सकते हैं कि अवस्था के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार उसे मॉडिफाई करके उसे सही ठहरा सके, ना कि उस अवस्था में भी गलत हो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर कि विवेक के स्वयं मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। इस ये वाली स्टेज होती है, इस पर ये बच्चा क्लियर हुई। देखो, यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अमृत जो होता है, अमृत नाम का एक जो बच्चा है, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं ना, वो चेंजेबल होते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, है ना। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? समाज के कानूनों की बात हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है कि उनको बोला जा सकता है ना, ना कि पूरी मानवता की बात हो रही है। बात हो रही है समाज की कानून की, या फिर कह सकते हैं कि उसकी व्यवस्था की। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक अभिविन्यास। ठीक है, बात क्लियर हुई। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक, ये हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने जो क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ती है इसकी, अब समझते हैं इसकी आलोचना। देखो, ये जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है ना, ये प्रिंसिपल किसी ना किसी की आलोचना पढ़ी, यानी कि पियाजे की थ्योरी की आलोचना पढ़ी।
अब जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी उसकी भी आलोचना की गई। आलोचना करने वाली कौन थी? एक प्रसिद्ध यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का नाम था कैरोल गिल। नाम क्या था? कैरोल। ये थी एक लेडी। और लेडी होने के नाते जब लेडी को किया जाए इग्नोर, तो वो चुप थोड़े ना बैठेगी, तो वो तो सीधी सी बात है आलोचना करेगी। तो इन्होंने कहा भाई साहब आप एक बात बताइए, आपने एक जो आधारित स्टोरी सुना दी है, आपने तब जो जेंडर होते हैं दुनिया में, तो आपने तो एक पुरुष आधारित सुना दी है, लेकिन दुनिया में स्त्रियां भी तो होती है ना? तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। सीधी सी बात है, तो नारी को आपने परिपेक्ष किया है, एक साइड कर दिया है। अगर यहाँ पर एक पुरुष ना हो और पर एक स्त्री होती, तो तब कहानी कुछ और थी और आपका प्रिंसिपल भी कुछ और, है ना? तो यहाँ पर जो कैरोल गिलिगन थी, उन्होंने ये कहा कि कोहलबर्ग ने लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कह सकते हैं, और स्टेरियोटाइप यानी कि जिसे हम बायस बोलते हैं या फिर पक्षपात बोलते हैं, को बढ़ावा दिया है, विवादिता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि केवल पुरुष जो जो इंज नामक जो मतलब व्यक्ति था, जो वो पुरुष था, उस पर आधारित होकर आपने अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। ठीक है। तो गिलिगन यह मानती है कि गिलिगन यह मानते हैं कि सामान्यतः स्त्रियां नैतिक तर्कना यानी कि मोरल रीजनिंग में कमजोर होती है, अर्थात स्त्रियां पुरुषों के बजाय जुर्म कम करती है। बात तो जुर्म करने की थी ना, कि क्या सही क्या है क्या गलत है। फाइनली उसने उसको चोरी करनी पड़ी। ये कहती है कि अगर यहाँ पर हिंज ना होकर यहाँ पर कोई स्त्री होती तो बिल्कुल भी चोरी ना करती, तो जुर्म ना करती। क्यों? क्योंकि स्त्रियां क्या करती है कि मोरल रीजनिंग होती है, और वो जो है चोरी वो जुर्म कम करती है। ये बात उन्होंने यहाँ पर समझाई, क्योंकि आलोचना में कही इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ये कहती है कि क्योंकि जो पुरुष है ना, कि नैतिकता का आधार क्या होता है? न्याय, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या होता है? देखभाल। अगर किसी लेडी के हस्बैंड को पकड़ के ले जाए ना, मतलब नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने क्या जुर्म किया है क्या नहीं किया है। न्याय अन्याय से मतलब नहीं है, उसे कानून व्यवस्था से मतलब नहीं है। उसे बचाने के लिए कुछ भी कर, तब किसी भी हद से गुजर जाएगी। क्यों? तो देखभाल पर जोर दे। अगर अपराध के लिए कानून बना दिए गए हैं तो उसके लिए वो मायने नहीं रखते। हाँ। दूसरी बात यहाँ पर ये आपने समझी, एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझेंगे। देखो, दूसरी बात इन्होंने गिलिगन ने कही, तो ये है कि देखो गिलिगन ने क्या कहा कि कोहलबर्ग क्या है, नैतिक चिंतन के स्तर पर अपरिवर्तनीय होते हैं। कोहलबर्ग कहते हैं कि वो कि नैतिक चिंतन अपरिवर्तनीय होते हैं, जबकि गिलिगन कहती है कि नैतिक चिंतन अपरिवर्तनीय नहीं होते। क्या होते हैं? इन्हें क्या कहा है? अपरिवर्तनीय नहीं होते, वो स्थिर होते, स्थिति पर आधारित होते। तो वर्ग तो ये कहते हैं कि किसी भी मतलब अगर किसी भी जो लेवल यहाँ पर बच्चों का था, अगर इस प्रकार की सिचुएशन में आते हैं तो सीधी सी बात है वो भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन गिलिगन ये कहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो स्थिति पर आधारित लिया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर कोलबर्ग कहते हैं कि जो नैतिक तर्कना है ना, मोरल थिंकिंग है, वो सार्वभौमिक होती है। यानी कि अगर किसी के भी सामने इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है तो वो ऐसा ही करेगा, सार्वभौमिक होता है। हर एक इंसान, अगर दो बात उनके सामने गलत और सही आ जाती है तो बात है या तो वो गलत करेगा या फिर सही करेगा। लेकिन यहाँ पर गिलिगन ये कहती है कि नैतिक तर्कना यानी कि मोरल रीजनिंग संस्कृति पर आधारित होती है। मतलब ये था कि देखो, जो कोहलबर्ग थे उन्होंने तो ये दिखाया कि हिंज था मजबूर, है ना, उसने मजबूरी में चोरी की, उसके पास पैसे नहीं, ना मदद का कोई साधन नहीं था ना, इसलिए उसने चोरी कर ली। लेकिन यहाँ पर गिलिगन ये कहती है कि एक संस्कृति भी होती है, समाज में लोग रहते हैं, संस्कृति भी होती है, जरूरी था उसको चोरी करना? अगर पैसे नहीं तो सीधी सी बात है किसी से मदद ले सकता था, अपने किसी सामान को गिरवी रख सकता था, और या फिर कह सकते हैं कि किसी से पैसे उधार ले सकता था। तो चोरी ही क्यों की? ये सार्वभौमिक नहीं है, इसमें संस्कृति को आपने अवॉइड किया। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ तक हमने क्लियर आपको आया होगा। देखो अभी संबंधित क्वेश्चन इसी तरीके का पूरा कह सकते हैं क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, की कोशिश करना। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचनात्मक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया, या फिर कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, या फिर कोहलबर्ग के सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान देना मतलब उन्हें केंद्रित नहीं करता, या फिर कोहलबर्ग अपने अध्ययन को मूलतः के नमूनों पर आधारित रखते हैं। अभी तक हमने समझा ना कि इन्होंने किसको बढ़ावा दिया, सिर्फ पुरुष को बढ़ावा दिया और स्त्री को इन्होंने इग्नोर, हाँ लेडी को अपने जो है कह सकते हैं कि इन्होंने इग्नोर। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर नेक्स्ट देखो, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार फिलिंदा ब्लैंक्स है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या बताया उन्होंने, है ना। तो अभी तो हमने समझा था, उन्होंने बताया क्या, न्याय देखभाल, देखभाल न्याय, भलाई त्याग, या फिर त्याग भलाई। तो अभी तक हमने जो समझा उसमें आंसर हमें मिला कि जो की नैतिकता का आधार है वो उन्होंने बताया क्या, न्याय, और स्त्रियों की नैतिकता का आधार बताया क्या, देखभाल, है ना। समझ गए ना इस तरीके से जो हमने अभी यहाँ पर कौन सा किया, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन ये है, पूछा गया है 2022 में, ठीक है। फर्स्ट लेवल में भी पूछा गया है, सेकंड लेवल में भी पूछा गया। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये क्वेश्चन समझेंगे। देखो कैरोल गिलिगन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है, या फिर यह सिद्धांत बच्चों पर किए गए शोध पर आधारित नहीं, या फिर यह सिद्धांत नैतिक विकास के स्पष्ट सोपान पर नहीं करता, या फिर यह सिद्धांत बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताओं से संबंध स्थापित नहीं। तक तो क्लियर हो गया होगा। इसमें आलोचना में क्या है कि यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है ना। ने क्या किया, नारी को एक तरह से इग्नोर किया। तो पूरे के पूरे हमने एक कह सकते हैं कि एक ही क्लास में पूरी थ्योरी को समझा है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो आपको कोई भी डाउट मैं करती हूँ नहीं रहा होगा। पहले भी हमने दियो साइकोलॉजिस्ट को पियाजे और वाइगोत्स्की को इसी के संदर्भ में यहाँ पर हमने आज को भी डिस्कस किया है, और साथ साथ में हमने क्वेश्चन को विश्लेषण करते हुए भी, है ना। तो कोई डाउट यहाँ पर इसमें नहीं रहना चाहिए। इसके साथ में देखो यहाँ पर कुछ है जिसके आप लिंक को फॉलो कर लीजिएगा और इनके साथ में कनेक्ट हो जाइएगा कि ये देखिए बार बार आ ही रहा है एरर है। देखो ये जो लिंक है ये आईडी है इंस्टा की, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। ये फेसबुक पेज है, और बाकी यहाँ पर एक स्कैनर कोड जगह है, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारे साथ में डायरेक्ट जुड़ने के लिए व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, ठीक। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने की अच्छे से पढ़ाई, है ना। और इसी तरीके से क्लास के साथ में बने रहिए, एंजॉय कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बाकी लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर क्लास अच्छी लगे है तो लाइक जरूर। तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।